Hello everyone, welcome to the second video in the edition of gravitation. तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट स्पीड रेंजेस में कैसे डिफरेंट ट्रैजेक्टरीज होती है. आज हम पर्टिकुलरली एलिप्स के बारे में बात करेंगे, एलिप्टिकल ट्रैजेक्टरीज. तो देखिए इसमें क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल एलिप्स का डेफिनेशन मैथमेटिकली आप सबको पता होगा. एलिप्स कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, किसी भी दो पॉइंट्स पे, स्पेस के किसी दो पॉइंट्स में एक थ्रेड को कनेक्ट कर दो एंड उस थ्रेड को स्ट्रेच करते हुए जस्ट इफ यू ट्रेस अ लोकस वेर एवर योर पेन इज अलाउड टू मैक्सिमाइज इट्स डिस्टेंस. मतलब आप मैक्सिमम ये जो थ्रेड है उसको टाइट रखते हुए व्हेन यू ट्रेस द लोकस ऑफ योर द टिप ऑफ योर पेन देन इट encircles a ellipse. तो ellipse basically है कि sum of the distance from the 2 points is constant. तो from mathematics there are two foci s1 and s2. So the sum of this distance, this length is L1, this length is L2. तो L1 plus L2 is constant and that is always equals to 2a, where a is the semi major axis. तो ये लेंथ a सेंटर ऑफ द एलिप्स से लेकर दिस पॉइंट, दिस इज द मेजर एक्सिस, दिस इज द माइनर एक्सिस. तो दिस मेजर एक्सिस की लेंथ होती है ए. तो अब लेट्स टॉक मोर ऑन दिस. सपोज दिस इज द फोकस S1 and here is the planet. मतलब this motion of some massive body is occurring in the presence of a fixed massive mass capital. तो जो भी अपना मास होगा ये फिक्स्ड मास होगा एंड इट इज प्लेस्ड एट द फोकस. तो फोकस पे इस मास को मैंने रख दिया है, से द सन, सूरज है अपना, एंड धरती इसके इर्द गिर्द घूम रही है. तो द अर्थ वुड एट सम इंस्टेंट बी हियर, देन द अर्थ विल बी हियर, देन द अर्थ विल बी हियर, देन द अर्थ विल बी. तो अगर हम देखिए तो दिस डिस्टेंस इज ए एंड दिस डिस्टेंस इज ए ई, वेर ई इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स. तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है विच रिलेट्स दिस माइनर एक्सिस बी एंड कैपिटल मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस ए, इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर. तो ये ए ई, ये हो गया a इंटू 1 माइनस ई, और ये लेंथ हो गई अपनी कितनी, a इंटू 1 प्लस ई, क्योंकि ये a है ये ए ई है. तो मैं बेसिकली ऐसा कह सकता हूँ कि व्हेन द प्लैनेट इज हियर, दिस इज द सन, दिस इज द प्लैनेट, व्हेन द प्लैनेट इज फारदेस्ट अपार्ट फ्रॉम द सन, मतलब नियरेस्ट, देखिए ये पॉइंट नियरेस्ट होगा, फिर जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा एंड दिस इज द मैक्सिमम फारदेस्ट डिस्टेंस. तो जो नियरेस्ट होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं पेरीजी एंड द फारदेस्ट पॉइंट को हम कहते हैं अपोजी. तो अपोजी का डिस्टेंस इज a इंटू 1 प्लस ई एंड पेरीजी का डिस्टेंस इज a इंटू 1 माइनस ई. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अप्रिशिएट इज कि प्लैनेट किसी भी पॉइंट पे हो, द फोर्स एक्टिंग वुड ऑलवेज पास थ्रू द फोकस, the gravitational force gm1 m2 by r square. And चूंकि ये gravitational force always passes through this focus, we can say कि angular momentum of planet is conserved about point s1. फोकस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट इज कंजर्व, क्योंकि टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज जीरो, फोर्स इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट. इसके वजह से पेरीजी पे अगर मैं लिखूं तो उसकी स्पीड, सपोज मैं लिखता हूँ यू पेरीजी एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसकी स्पीड यू अपोजी. तो एंगुलर मोमेंटम, मास ऑफ द पार्टिकल, इफ मास ऑफ द पार्टिकल विल डेफिनेटली रिमेन कंजर्व. तो आई कैन से एम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर परपेंडिकुलर. तो एम यू पेरी जी इंटू ए इंटू 1 माइनस ई इज इक्वल्स टू
यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कितना, m इंटू यू अपॉन जी a इंटू 1 प्लस ई। तो मास गेट्स कट, a गेट्स कट, u अपॉन g इज इक्वल टू u पेरी g इज इक्वल टू u अपॉन g टाइम्स 1 प्लस ई ओवर 1 माइनस ई। एंड एम वी आर इज कंजर्व। तो बेसिकली हमें पता चल रहा है रेडियस जितना कम या रेडियल डिस्टेंस जितना कम स्पीड उतनी ज़्यादा। तो जब प्लैनेट्स आर क्लोजर टू द सन उनकी स्पीड ज़्यादा होगी। आप यहाँ से देख सकते हैं पेरिजी की स्पीड अपोजी से ज़्यादा आएगी, न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर। इसकी वजह से यहाँ पे प्लैनेट स्पीड में जाएगा, देन धीरे 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 वो स्लो डाउन होगा, स्लो डाउन होगा, स्लो डाउन होगा। अपोजी इज द पॉइंट वेयर द अर्थ स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन इज द मिनिमम। तो यहाँ पे अर्थ बहुत स्लोली जाएगा, फिर फास्ट होगा क्योंकि डिस्टेंस कम हुआ, स्पीड बढ़ेगी उसकी। तो इसे एक दूसरे व्यू से आप अगर आप देखना चाहें तो आप ऐसा देख सकते हैं कि जब प्लैनेट यहाँ से दूर जाएगा, तो सपोज प्लैनेट यहाँ पर है तो उसकी स्पीड या इस तरफ होगी एंड उसका फोर्स लग रहा होगा ऐसे। तो द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर इज ऑब्ट्यूस। उसकी वजह से वेलोसिटी वेक्टर विल डिक्रीज इट्स स्पीड। तो स्पीड यहाँ पे सब जगह डिक्रीज होती होगी। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो वेलोसिटी वेक्टर इज लाइक दिस एंड एक्सेलरेशन वेक्टर इज लाइक दिस एंड देयर इज एन एक्यूट एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में स्पीड विल एक्सेलरेट इटसेल्फ, द स्पीड विल इंक्रीज, क्योंकि ये सारी जर्नी यहाँ पे देखिए तो एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में 90 डिग्रीज है। तो इस जर्नी से लेकर इस जर्नी तक हर जगह वो एक्यूट एंगल होगा वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर का। उसकी वजह से स्पीड विल बी इंक्रीजिंग ऑल द टाइम। फिर इस पॉइंट के बाद द स्पीड विल स्टार्ट ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऐसे है। तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा बट दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री से 92 डिग्रीज। उसकी वजह से यहाँ तक प्लैनेट विल रिटार्ड, यहाँ से यहाँ तक प्लैनेट विल एक्सेलरेट। तो in a complete journey the kinetic energy will remain conserved, मतलब not in the during the entire journey, after every complete cycle। मतलब अगर इस पॉइंट पे उसकी स्पीड जो भी होगी, सपोज v1 होगी, आफ्टर कंप्लीटिंग वन कंप्लीट राउंड व्हेन इट रीचेस द पॉइंट दिस पॉइंट अगेन उसकी स्पीड फिर से v1 रहेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडियल डिस्टेंस। तो रेडियल डिस्टेंस रिमेन्स द सेम एंड देयर आर नो डिसिपेटिव फोर्सेस and this is a conservative force, therefore total energy same रखनी है तो kinetic energy will remain the same, therefore v1 will remain the same। तो हमें एक important formula मिला है this one कि पेरिजी और अपोजी की स्पीड कैसे रिलेट की जाती है एंड हमें पता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है इसमें। तो if I speak more on this I'll illustrate more in the next segment of elliptical trajectories कि how do we relate radius of curvatures here। हमें इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी याद रखना चाहिए। एट यहाँ पे और यहाँ पे तो सेम होगा बाय सिमेट्री। वी मस्ट नो द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट। तो आई विल इलस्ट्रेट मोर ऑन इट इन द फ्यूचर सेगमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।